Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat Medical Surgical Nursing. Today I am going to discuss about hypertension. What is blood pressure? ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में जो सर्कुलेट करता है, वेसल पर वो कितना प्रेशर डल रहा है, प्रेशर कितना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर. Blood pressure is the force of blood pushing against the valve of the blood vessels. Means blood pressure क्या होता है कि फोर्स होती है ऑफ दी ब्लड की एक फोर्स होती है, किसके अगेंस्ट होती है? ब्लड वेसल्स पे अगेंस्ट एक फोर्स होती है जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं. और ये ब्लड प्रेशर हम कब मेजर कर सकते हैं, कब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पुश होता है पूरी बॉडी में, आर्क ऑफ एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जर्नलाइज होता है. मीन्स पूरी बॉडी को जब मिलता है ब्लड, तब हमें ब्लड प्रेशर का पता चलता है कि ब्लड प्रेशर मीन्स प्रेशर पड़ रहा है हमारी बॉडी पे. तो इसमें इसकी टू मेजरमेंट्स होती हैं. ब्लड प्रेशर में टू कंडीशंस होती हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है? प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन हार्ट बीट. मीन्स आर्टरीज पर क्या होता है? प्रेशर फोर्स होता है, एक्सर्ट फोर्स होती है, एक फोर्स एक्सर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ हार्ट. कब होती है? जब जो फोर्थ चैम्बर होता है हार्ट का, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल, वो पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता है, प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ आर्क ऑफ एओर्टा. उसके बाद क्या होता है कि जो बीट होती है, प्रेशर होता है, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं. और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 120 mmHg और 16 किलो पास्कल. नेक्स्ट सेकेंड वन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. प्रेशर इन आर्टरीज मीन्स जब आर्टरीज पर प्रेशर पड़ता है व्हेन द हार्ट रेस्ट, जब हार्ट रेस्ट करता है बिटवीन दी बीट्स. बीट एक बार क्या होता है कि जब फोर्थ चैम्बर से एक बार ब्लड पुश होता है, मीन्स आर्क ऑफ एओर्टा जो है पूरी बॉडी को जर्नलाइज करता है, उसके बाद जो फ्यू सेकंड के लिए हार्ट रेस्ट करता है, उस कंडीशन को बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 80 mmHg और 11 किलो पास्कल. देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द definition of hypertension. Hypertension is a condition in which force of the blood against the artery wall is too high, usually systolic blood greater than 140 mmHg and diastolic BP above 90 mmHg or above over the sustained period. हाइपरटेंशन क्या होती है कि इस कंडीशन में जो ब्लड का फ्लो होता है, जो आर्टरी पे ब्लड का फ्लो होता है, वो काफ़ी हाई हो जाता है. मीन्स जो अबव वाली रीडिंग होती है, मीन्स सिस्टोलिक रीडिंग होती है, वो 140 mmHg से ग्रेटर हो जाती है. और जो डायस्टोलिक रीडिंग होती है बीपी की, वो 90 से अबव हो जाती है. और ये कंडीशन जो हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक टाइम पे नहीं, हम कह सकते कि एक टाइम पर बीपी अगर हाई हुआ तो हम उसको उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहेंगे. अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करता है तो हम सबसे पहले पेशेंट को रेस्टिंग पीरियड पर बिठाएंगे, मीन्स उसको रेस्ट करवाएंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे. उसके बाद हम उसकी प्रॉपरली रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे. अगर पेशेंट का जो बीपी है 140 mmHg और बाय 90 mmHg से अबव आता है, उसके बाद हम 2-3 बार फिर पेशेंट को जो बीपी है, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे. उसके बाद हम कह सकते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है. Then I am going to discuss about its classification. Its classification in 3 parts: mild, moderate and severe. माइल्ड में जो हाइपरटेंशन कितनी होती है, ब्लड प्रेशर कितना होता है लेवल, उसके हम प्री हाइपरटेंशन स्टेज भी कहते हैं. इसमें जो बीपी होता है वो नॉर्मल से एलिवेट करता है. 120 से 129 तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है. और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 से अबव होता है, ग्रेटर देन 80 mmHg. नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेज. जो फर्स्ट स्टेज है ब्लड प्रेशर की, इसमें इसको हम मॉडरेट भी कहते हैं. मॉडरेट स्टेज होती है. फर्स्ट वाली थी माइल्ड. मॉडरेट में जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक मीन्स अबव वाली रीडिंग कितनी होगी? 130 to 139 mmHg. और जो डायस्टोलिक है उसकी रीडिंग कितनी है? 80 से 89 mmHg. लास्ट वाली जो स्टेज होती है जिसको हम सीवियर स्टेज भी बोलते हैं, ये सेकेंड स्टेज बोलते हैं इसको. अनदर नेम इसका सेकेंड स्टेज है हाई ब्लड प्रेशर सेकेंड स्टेज.
इसका जो ब्लड प्रेशर होता है अबव वाली रीडिंग होती है सिस्टोलिक की, और ग्रेटर देन हो जाती है 140 mmHg से, और जो डायस्टोलिक रीडिंग होती है मीन्स अब जो अबव वाली रीडिंग होती है वो कितनी होती है 90 mmHg। Next, its type and causes of hypertension. It's two type, primary hypertension and secondary hypertension. Primary hypertension को हम another word में क्या बोलते हैं, essential hypertension। इसके जो causative factor होते हैं वो unknown होते हैं, और जो other इसके causative factor हैं वो genetically और family history means जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है वन जनरेशन से अनदर जनरेशन। मींस अगर उसके फादर मदर को ये प्रॉब्लम होगी हाइपरटेंशन को, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग है, उसके जो बेबी है, डॉटर या सन को ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल चेंजेस। प्राइमरी हाइपरटेंशन में नेक्स्ट जो पॉजिटिव फैक्टर है वो लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर किसी पर्सन का जो लाइफस्टाइल वो अच्छा नहीं है, वो बहुत स्ट्रेस लेता है, उसको भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई ओबेसिटी है, किसी को ओबीज है, काफ़ी उसका मतलब ओबीज पेशेंट है, उसको भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओबीज है, उसके साथ क्या होगा कि उसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होगा, तो जो ब्लड है उसको, जो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। ज़्यादा सरफेस एरिया के साथ क्या होगा कि हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, वर्कलोड ओवर हो जाएगा हार्ट पर। तो उसके साथ जो टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को ब्लड जाएगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उसका प्रेशर जो बढ़ सकता है। इसके साथ पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तंबाकू, जो पर्सन तंबाकू लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनको भी ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई पर्सन डाइट में अपने में साल्ट ज़्यादा लेता है, डाइट में नमक ज़्यादा लेगा, उसको भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ज़्यादा लेगा तो उसकी किडनी पर इफेक्ट पड़ेगा, तो जो किडनी है वो क्या करेगी, वाटर को रिटेन करना स्टार्ट कर देगी। वाटर रिटेंशन के साथ क्या हुआ कि किडनी के फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसके साथ पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अल्कोहल यूजेस, अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टाइम से अल्कोहल का यूजेस कर रहा है, तो उसके साथ भी पर्सन को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट। अगर किसी पर्सन की जो डाइटरी पैटर्न है वो ठीक नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा, अगर पर्सन न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट्री डाइट नहीं लेता, उसको भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि कई यंग फूड बहुत खाते हैं, उसमें साल्टी फूड ज़्यादा होता है, तो उसके साथ भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है पर्सन का। एज फैक्टर भी इफेक्ट करती है हाइपरटेंशन को, ओवर एज में भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर किसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मीन्स उसकी जो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रही, च्यू करता है पेशेंट, उसके बाद क्या उसकी मेटाबॉलिज्म होती है इसोफेगस के बाद, जब फूड स्टमक में जाएगा तो लीवर में उसकी प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म होगी। अगर किसी की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो उसके बाद भी पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड टाइप है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसके कॉजेटिव फैक्टर क्या है, नैरोइंग ऑफ द आर्टरी डेट सप्लाई ब्लड टू द किडनी। अगर किसी की आर्टरीज में नैरोइंग है, उसका ल्यूमन जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है, उसका अगर ल्यूमन बहुत ज़्यादा नैरो हो, उसके साथ क्या होगा, नैरो के साथ इसमें अगर प्लेग हो, कोई अकोमुलेशन हुई हो ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ क्या होगा कि जो उसके फैटी सब्सटेंस होते हैं वो आर्टरी में अकोमुलेट हो जाते हैं। अकोमुलेशन के बाद उसमें जो नैरोइंग होती है, जो ल्यूमन होता है वो नैरोइंग हो जाएगा आर्टरीज का, तो जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी अगर किडनी को, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ जो पेशेंट के वाटर रिटेंशन होगी, वाटर रिटेंशन के साथ क्या होगा कि पर्सन को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, अंडर सेकेंडरी हाइपरटेंशन, रीनल पैरेन्काइमा डिसीज। अगर किसी को रीनल पैरेन्काइमा की डिसीज है, मीन्स किडनी की पहले कोई प्रीवियसली हिस्ट्री है, तो पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एओर्टा। एओर्टा हार्ट में क्या काम करता है कि सबसे पहले ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में जाकर सेकंड चैम्बर में जाके, उसके बाद थर्ड में के बाद जब फोर्थ चैम्बर में जाएगा, मींस लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो आर्क ऑफ एओर्टा के बाद पूरी बॉडी में जर्नलाइज करेगा। तो वहां पर क्या होती है, आर्क ऑफ एओर्टा होती है, उसके बाद एओर्टा की लोकेशन होती है। जो एओर्टा होता है वो उसका काम क्या होता है कि पूरी बॉडी को ब्लड को जर्नलाइज करता है। अगर उसमें कोई कंस्ट्रिक्शन हो, प्रॉपरली वो वर्क नहीं करे, तब भी पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इसके साथ क्या होगा कि जो एट्रियल वॉल्स है उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है।
प्रीक्लैम्शिया में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। एड्रीनल ग्लैंड डिसीज, जो किडनी होती है उसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होती है, उसके जो अबव वाली लोकेशन होती है उस पर क्या होती है एड्रीनल ग्लैंड। अगर किडनी में कोई पेशेंट को प्रॉब्लम होगी तो उसके साथ एड्रीनल ग्लैंड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। एड्रीनल ग्लैंड का मेन काम क्या होता है, वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है, उसमें भी पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। नेक्स्ट मेडिकेशन, अगर कोई पर्सन प्रीवियसली कोई मेडिसिन ले रहा है, जैसे कि हाइपोटेंशन की कोई मेडिसिन ले रहा है, उसके साथ क्या होगा कि पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है, उसके साथ भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर द काउंटर कंटेन कोई भी जो दूसरी मेडिसिन अगर पेशेंट ले रहा है तो उसके साइड इफेक्ट के साथ पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। Then I am going to discuss about this pathophysiology. Due to the etiological factor, किसी भी etiological factor के साथ जेनेटिकली या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो तो उसके बाद पेशेंट के जो एट्रियोल्स हैं उसमें चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो सिस्टमेटिक वस्कुलर रेजिस्टेंसी बन जाएगी, मीन्स अगर सिस्टमेटिक वस्कुलर जो वेसल्स होती हैं उसमें रेजिस्टेंसी हो तो उसके बाद क्या होगा, नैरोइंग हो जाएगी। जो वेसल्स हैं उसका ल्यूमन जो है नैरोइंग हो जाएगा, उस पर अगर प्रेशर पड़ेगा रेजिस्टेंसी बन जाएगी तो उसके बाद वो नैरोइंग हो जाएगी। तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हार्ट रेट होता है जो नॉर्मल 60 से 80 पर मिनट तक होती है इसकी बीट पर बीट। इसमें क्या हो जाएगा कि जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा और उसके साथ जो कार्डियक आउटपुट है उसकी डिमांड, जो कार्डियक की डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगी, तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। दूसरी कंडीशन कौन सी है, अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंसी हो। फर्स्ट कंडीशन तो वस्कुलर रेजिस्टेंसी है, दूसरी है पेरिफेरल रेजिस्टेंसी, मीन्स उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो क्या होगा, जो ब्लड है ऑर्गन को प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, मीन्स जो ब्लड का फ्लो होता है वो नॉर्मली कट ऑफ हो जाएगा, मीन्स प्रॉपरली ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलेगा तो उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है। अगर ऑर्गन को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन इफेक्ट होगा वो है किडनी। किडनी क्या करती है, जो जेंटाग्लोमेरुलर सेल होते हैं उसको रिलीज करेगी, तो वो नेक्स्ट क्या रिलीज करेगा, रेनिन को प्रोड्यूस करेगा। रेनिन प्रोड्यूस क्यों होगा, ड्यू टू दी बिकॉज ऑफ डिक्रीज रीनल परफ्यूजन। जो रेनिन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है इन द किडनी, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी साइड क्या होगा कि लिवर से एंजीटेंसिनोजन जो है एंजाइम वो रिलीज होगा। वो जो एंजाइम एंजीटेंसिनोजन एंजाइम होता है वो प्लाज्मा में सर्कुलेट करता रहता है, वो चेंज हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा एंजीटेंशन 1 में। जो एंजीटेंसिन 1 है वो नेक्स्ट लंग्स के द्वारा, जो लंग्स के थ्रू किसमें कन्वर्ट होगा, एंजीटेंसिन 2 में। तो उसके बाद क्या होगा, वस्कुलर कंस्ट्रिक्शन होंगी, मीन्स जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी। उसके बाद क्या होगा कि किडनी जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड होती है। जो एड्रीनल ग्लैंड होती है उसमें सिक्रीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशंस हाई हो जाएंगी और क्या होगा, वाटर की रिटेंशन होगी। वाटर की रिटेंशन के साथ सोडियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा किडनी में, तो ब्लड वॉल्यूम उसमें ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो पेरिफेरल जो रेजिस्टेंसी है वो भी साथ में इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द पेरिफेरल आर्टरी कंस्ट्रिक्शन। और सब बाद में लास्ट में क्या होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है इस कंडीशन से। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो पेशेंट को हेडेक होगी, सीवियर हेडेक होगी, पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। ब्लड विजन इसलिए हो सकती है क्योंकि हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। जहाँ पर हमारा हार्ट नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो हार्ट होता है लेफ्ट, उसका जो वेंट्रिकल वो एओर्टा की तो पूरी बॉडी को ब्लड जनरेट करता है, टिश्यू में प्रॉपरली ब्लड जाता है तो उसके साथ वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो ब्लड विजन हो सकती है पर्सन की, नॉजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, फटीग कंफ्यूजन होगी पेशेंट को, एपिस्टेक्सिस होगा। एपिस्टेक्सिस क्यों होगा, क्योंकि जो आर्टरीज पर ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा तो उसके साथ जो आर्टरीज है वो रप्चर हो जाएंगी, तो नोज ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को, जिसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं।
पेशेंट को इसमें चेस्ट पेन होगी जिसको हम एंजाइना बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी तो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, पाल्पिटेशन हो सकती है पेशेंट को, और ईयर नॉइस मीन्स ऐसे लगेगा कि ईयर में कोई नॉइस आ रही है बार बार, पेशेंट को ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन, इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है? हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक क्यों आएगा? क्योंकि पेशेंट के जो आर्टरीज हैं उस पर क्या ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसके साथ डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी तो पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है। हार्ट फेल हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक कब होगा? स्ट्रोक पेशेंट को तब होता है जब उसको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती टिश्यूज़ को, तो उसके साथ पेशेंट का हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो उसके साथ पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। मीन्स पेशेंट डिजीनेस हो सकती है, उसको किडनी फेलियर हो सकती है। किडनी फेलियर क्यों होगी? क्योंकि अगर पेशेंट को प्रॉपरली, पेशेंट की जो ब्लड है वो प्रॉपरली ऑर्गन में सर्कुलेट नहीं कर रहा तो उसके साथ क्या होगा कि किडनी का फंक्शन जो फेल हो जाएगा, तो उस फेल होगा तो उसमें क्या होगा, सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो जाएगी। सोडियम और वाटर की रिटेंशन के साथ क्या होगा कि किडनी का जो फंक्शन है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा, तो पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। रेटिनोपैथी, अगर पेशेंट की प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, तो रेटिनोपैथी मीन्स आइज प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। आउटपोचिंग ऑफ द एओर्टा, जो एओर्टा है उसका जो स्ट्रक्चर है वो अबनॉर्मल हो सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इसमें क्या है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो फोर्थ चैम्बर है हार्ट का, उसमें हाइट पर ट्रॉफी हो सकती है, उसका साइज इंक्रीज कर सकता है। टेम्पररी हेमिप्लेजिया, पेशेंट की जो वन साइड है वो पैरालाइज भी हो सकती है, मीन्स टेम्पररी हेमिप्लेजिया हो सकता है पेशेंट को ड्यू टू दी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है, सबसे पहले हम पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे, पेशेंट की प्रॉपरली हिस्ट्री ऑब्जर्व करेंगे। हिस्ट्री में हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री, पेशेंट ने कौन सी मेडिसिन जो कंटिन्यूशन में है पेशेंट की, पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, पेशेंट की जितनी भी मेडिसिन से रिलेटेड हिस्ट्री है वो हम कलेक्ट करेंगे सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा से। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? जो हमें पेशेंट से पता चलता है कि पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव डाटा होता है कि जो पेशेंट के साथ रिलेटिव्स आते हैं उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे हम ऑब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का प्रॉपरली हेड टू टो। सीबीसी, पेशेंट के जो टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उसमें सोडियम, पोटाशियम, इन जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट का सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाए तो उसके साथ भी पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, पेशेंट का लिपोप्रोटीन चेक करेंगे, क्रेटिनिन, और इसमें क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इसलिए हम चेक करते हैं, इससे हम पता चल सकता है कि जो किडनी है वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही। अगर हाइपरटेंशन पेशेंट को काफ़ी 1 ईयर से या काफ़ी टाइम से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसके साथ क्या होगा कि किडनी पर काफ़ी इफेक्ट हो सकता है, इसलिए हम पेशेंट के क्रेटिनिन और BUN को प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे, चेक करेंगे। यूरिन एनालिसिस, पेशेंट का जो यूरिन है उसको प्रॉपरली सैंपल लेंगे पेशेंट का 24 आवर्स के लिए, पेशेंट के टेस्ट को हम कलेक्ट करके रखेंगे, उसमें प्रॉपरली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे। पेशेंट का जो ब्लड है और यूरिन का प्रॉपरली कल्चर करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया पेशेंट के इनर साइड एंटर किया है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस एंटर किया है, उसके साथ तो नहीं पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही। ECG, पेशेंट की ECG चेंजेस देखेंगे कि पेशेंट के जो ECG में PQRST में जो वेरिएशन तो नहीं है काफ़ी, वो भी हम चेक करेंगे। इसमें अल्ट्रासाउंड करेंगे हार्ट का, डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी इसमें कर सकते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं कि जो फ्लो हो रहा है पूरी आर्टरीज में, जितना भी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, जो लास्ट चैम्बर है हार्ट का, वो जो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जनरलाइज कर रहा है हार्ट जो ब्लड को, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्लो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना, जो आई है उसका प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करेंगे, आई स्पेशलिस्ट होते हैं उसके साथ पेशेंट का कंसल्ट करवाएंगे कि पेशेंट को आई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन इट्स मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट इज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइपरटेंशन में, क्योंकि
इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट को काफ़ी टाइम से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसमें उसके साथ क्या होगा कि काफ़ी ऑर्गन पे इफेक्ट करती है, मोस्टली किडनी पर इफेक्ट करेगी। किडनी में क्या होगा, उसका जो फंक्शन है बाहर एलिमिनेट करती है, हमारा जो यूरिन है उसको एक्सक्रीट करती है बॉडी से, उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वाटर वहाँ पर कलेक्ट होता रहेगा, तो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, तो सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और ये क्या करते हैं कि बॉडी से वाटर रिटेंशन जो होता है उसको बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूसेमाइड, इसमें फ्रूसेमाइड हम जो मोस्ट कॉमनली ड्रग्स देते हैं वो देते हैं फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड की डोज कितनी है, 40 से 240 mg पर DL। नेक्स्ट इज क्लोरथेलाजोन, इसमें जो डोज होती है वो कितनी है, 12.5 to 50 mg पर डे। नेक्स्ट इज स्पाइरोनोलोलैक्टोन, इसकी जो डोज कितनी होती है, 25 से 100 mg पर डे। नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर। पेशेंट को बीटा ब्लॉकर इसलिए देते हैं कि क्योंकि हार्ट पर वर्कलोड है उसको कम करने के लिए हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देंगे, ताकि जो बार बार ब्लड प्रेशर पड़ रहा है, मींस वेसल्स पे जो ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है, फोर्स एक्सर्ट हो रही है, उसको ओवरकम करने के लिए हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर प्रोवाइड करेंगे। कौन से बीटा ब्लॉकर प्रोवाइड करेंगे, जो हार्ट बीट है उसको स्लो डाउन कर दे, उसकी जो फोर्स है वो एक्सर्ट हो रही है बार बार, उसको लेस कर दें। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनॉल जो है उसकी डोज कितनी है, 40 से 480 mg पर DL, मीन्स पर डे के लिए हम इतनी देंगे। अटीनियनॉल देंगे, अटीनियनॉल की कितनी डोज है, 25 से 100 mg पर डे। नेक्स्ट इज रिसरपाइन, जो डोज है उसकी कितनी है डोज, 0.05 से 0.25 mg पर DL इसकी डोज दे सकते हैं डेली में। नेक्स्ट इज अल्फा ब्लॉकर। जो अल्फा ब्लॉकर होते हैं वो क्या करते हैं कि इसमें जो नर्व्स होती है, नर्व इम्पल्सिस होती हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हाइपरटेंशन में क्या होता है कि नर्व की नैरोइंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उसका ल्यूमन जो होता है वो नैरो हो जाता है। तो ये अल्फा ब्लॉकर क्या करते हैं कि उसको नैरो होने से बचाते हैं। तो इसके लिए हम कौन से ड्रग्स देते हैं अल्फा ब्लॉकर में, प्रेपोजोसिन देते हैं इसमें 2 से 30 mg पर डे के लिए, एंड टेराजोक्सिन इसमें प्रोवाइड करते हैं 1 से 20 mg पर डे। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा ब्लॉकर इसमें दे दे, लिबिटालॉल इसमें दे सकते हैं 2 से, इसकी डोज होती है 2 से स्टार्ट होती है 2 to 30 mg पर डे। नेक्स्ट इज फिफ्थ मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन इज वेजोडाइलेटर। इसमें क्या होता है कि जो वेसल्स होती है, जो उसकी नैरोइंग होती है, उसको डायलेट करने के लिए वेसल्स डायलेशन देते हैं, मीन्स वेजोडाइलेटर्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजलिजाइन इसमें देते हैं, इसकी डोज कितनी होती है, 50 से 300 mg पर DL, और इसमें नाइट्रोग्लिसरीन भी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रल एक्टिंग एजेंट। जो सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स होते हैं वो उसका मेन काम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वर्क करवाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता हाइपरटेंशन में, तो उसको वर्क के लिए हम पेशेंट को सेंट्रल एक्टिंग एजेंट देते हैं। और इसमें कौन से ड्रग्स देते हैं कॉमनली, क्लोनिडीन इसमें देते हैं, उसकी डोज होती है वो कितनी होती है, 0.2 से 12 mg पर डे के लिए हम पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट इज मिथाइल डोपा। जो मिथाइल डोपा है उसकी डोज कितनी है, 500 से 3000 mg पर डे के लिए हम पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट इज ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर इसलिए हम पेशेंट को देते हैं ताकि जो ACT की जो हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था कि उसमें क्या होता है कि जो ACE होता है, एंजियोटॉक्सिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं, उसको स्टॉप करने के लिए, उसकी फॉर्मेशन को स्टॉप करने के लिए हम पेशेंट को ACE इनहिबिटर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। उसमें देते हैं रेमिप्रिल की जो डोज होती है वो कितनी होती है, 12.5 से 20 mg पर डे के लिए हम पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट इज एंजियोटेंसिन सेकेंड। इसमें क्या होता है कि एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर जो देते हैं पेशेंट को, उसमें वो ब्लॉक कर देते हैं, जो उसका एक्शन है वो प्रोड्यूस तो हो रहे, सिक्रीशन तो उसकी होगी, पर उसका जो एक्शन है वो फर्दर जो इंक्रीज हो रहा है उसको स्टॉप कर देंगे। उसमें कौन कौन से दे सकते हैं, लोसार्टन, इसमें पेशेंट को लोसार्टन देंगे मेडिसिन। नेक्स्ट इज रेनिन इनहिबिटर। रेनिन इनहिबिटर में क्या होता है कि जो हाइपरटेंशन कंडीशन होती है उसमें किडनी से रेनिन जो सक्रीशन होती है उसको स्टॉप करने के लिए हम पेशेंट को रेनिन इनहिबिटर देते हैं। फॉर एग्जांपल
टेक्टोर्ना इसमें पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। टेक्टोर्ना क्या करता है कि जो रेनिन की प्रोडक्शन हो रही है बार बार हमारी बॉडी में ड्यू टू दी हाइपरटेंशन, इंक्रीज हाइपरटेंशन के साथ बहुत ज़्यादा अगर टू मच फोर्स पड़े तो ब्लड प्रेशर, तो उसको हम हाइपरटेंशन कंडीशन बोलते हैं। तो इसको स्टॉप करने के लिए किडनी जो बार बार फंक्शन उसका डिस्टर्ब हो रहा है तो वो रेनिन प्रोड्यूस कर रही है, उसको स्टॉप करने के लिए पेशेंट को रेनिन इनहिबिटर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मेन काम क्या होता है कि जो हार्ट के मसल्स होते हैं उसको उसको क्या करते हैं, जो कुछ स्ट्रॉन्ग करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ। उसको वो अगर जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो पेशेंट का जो हार्ट है वो प्रॉपरली पंप करेगा, कार्डियक आउटपुट ठीक होगी, तो पेशेंट की हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है वो करेक्ट हो सकती है। इसमें हम कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में? नाफेडेरिन इसमें दे सकते हैं। इसकी डोज कितनी है? 30 से 120 mg पर DL। एंड निकार्डिपिन इसमें पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी डोज कितनी होती है? 60 से 90 mg पर डे। So guys, it's all about my topic. Today I discussed about hypertension, its definition, pathophysiology, causative factor, risk factor, diagnostic evaluation, and how to manage the hypertension, its medical management, and its complications. So I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.